तो गाइस, आपका दोस्त बिलाल कनाडा से एक और वीडियो लेके हाजिर है। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कनाडा में स्टडी वीज़ा के प्रोस्पेक्ट्स पर। और इसमें दो तरह की टाइप्स को मैं डिस्कस करूंगा। पहली वो टाइप है जो कि कनाडा में स्टडी का राउट इस इंटेंशन के साथ लेते हैं कि इवेंचुअली दे वांट टू सेटल इन कनाडा टू गेट कैनेडियन इमिग्रेशन। और ऐसे दोस्तों की बात करेंगे पहले इस वीडियो में। और फिर दूसरी टाइप वो है कि जो कनाडा में जिनका मकसद आने का स्टडी राउट पे वाक़यातन ही एक अच्छी तालीम का हसूल है, वो एक टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में किसी अच्छे प्रोग्राम को टारगेट करके कनाडा आ रहे हैं। इस वीडियो में मैं दोनों की कंसीडरेशंस और इस पे डिस्कस करूंगा कि क्या कनाडा वर्थ इट है या नहीं। इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि मैं इस पे स्टेप बाय स्टेप बात करूंगा। और चैनल पे नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। तो ऐसे दोस्तों के लिए जो कनाडा लॉन्ग टर्म सेटलमेंट को देख रहे हैं, उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो कनाडा में पहले, क्योंकि ये चीज़ मैटर नहीं करती थी कि आप कैसे कॉलेज में, कैसे यूनिवर्सिटी में, कैसे प्रोग्राम में आते थे। जो भी कनाडा में स्टडी का राउट लेके आता था तो उसके बारे में यही कहा जाता था कि ये इवेंचुअली इसको पीआर मिल जाएगी सूनर और लेटर। लेकिन क्योंकि अब कनाडा ने पॉलिसीज चेंज की हैं, तो दो दोस्त अब आइंदा कनाडा में आना चाह रहे हैं, उनके लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, कि वो किस प्रोग्राम में आते हैं, उनका स्टडी का प्रोग्राम कौन सा है। क्योंकि अभी कनाडा में पीआर, क्योंकि इवेंचुअली जब आप स्टडी कंप्लीट करेंगे तो आप कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास या प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, इमिग्रेशन के प्रोग्राम्स को टारगेट करेंगे। और वैसे वो सब प्रोग्राम्स अभी स्किल्ड बेस वो एप्लीकेंट्स को उठा रहे हैं। तो आप अगर स्पेसिफिक प्रोग्राम्स में आएंगे तो तभी आपका स्कोप है। अगर आपने कोई भी प्रोग्राम आप उठा लिया तो चांसेस आर कि आपके लिए काफ़ी सारी मुश्किलात पेश आए। तो अब कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जैसे हेल्थ केयर है, स्टेम है, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, आप उनको टारगेट करें। अदरवाइज़ आपके लिए मुश्किलात होंगी। आपको बाद में पीजीडब्ल्यूपी तो अगर मिल गया, पीजीडब्ल्यूपी पे भी मैं अभी बात करूंगा, लेकिन आपको पीआर के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पेश आएंगी। साथ साथ कि आप किस जगह का इंतखाब करते हैं, आप कौन से प्रोविंस में आते हैं और कौन से शहर में आते हैं, ये जो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्रोविंस का इंतखाब इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कनाडा में डिफरेंट प्रोविंसेस के अपने प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स हैं। अगर मैं बात करूं छोटे प्रोविंसेस की, जैसे कि अटलांटिक प्रोविंसेस हैं जिसमें नोवा स्कॉशिया, जिसमें प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, उसमें न्यू फाउंडलैंड और लेब्राडोर और न्यू ब्रिंसविक, ये चार प्रोविंसेस आते हैं जो कि ईस्टर्न कनाडा में वाक़ है। और इसके साथ साथ जो मिडलैंड है जिसमें प्रेरीज हैं बेसिकली, जिसमें सस्केचुअन और मैनिटोबा, ये कुछ सूबे ऐसे हैं जिसमें आपके प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम में आपके चांसेस अच्छे हैं। लेकिन आप अगर बड़े प्रोविंसेस जैसा कि ओंटारियो या ब्रिटिश कोलंबिया का इंतखाब करेंगे तो आपने जब इमिग्रेशन के पूल में आना है तो आपका कंपटीशन बड़ा टफ होगा। तो इसमें सूबे का इंतखाब बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ आप किस शहर में आते हैं। अगर आप एक ही सूबे की बात कर रहे हैं, लट से अगर आप ओंटारियो में आते हैं, अब ओंटारियो में अगर आप किसी बड़े एरिया में आ रहे हैं, मेट्रोपॉलिटन में, जैसे आप टोरंटो में आ रहे हैं, मिसिसागा में आ रहे हैं, जीटीए के अंदर आ रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ही ज़्यादा होगी। लेकिन उसके मुकाबले में अगर आप किसी छोटे एरिया में आते हैं, आप जैसे टोरंटो के अंदर डिफरेंट ऐसे सिटीज़ हैं, जैसे आप किचनर वाटरलू के एरिया में आ जाएं, हैमिल्टन में आ जाएं, तो सिग्निफिकेंटली कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होगी। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हमने बात कर ली कि आपने सूबे का इंतखाब बड़े केयरफुली करना है, इसके साथ साथ प्रोग्राम आपने बड़ा केयरफुली सिलेक्ट करना है। और इसके बाद अभी मैं बात करूंगा उन तमाम चेंजेस की जो कि कनाडा में स्टडी वीज़ा को लेके रिसेंटली चेंजेस ऐसी की गई हैं। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि कनाडा में जिस तरह पहले एक 20 आवर्स पर वीक की रिस्ट्रिक्शन को ख़त्म कर दिया था और स्टूडेंट्स इससे बियॉन्ड भी काम कर सकते थे, लेकिन अब दोबारा से इस कैप को इन प्लेस कर दिया गया है और अब स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क बियॉन्ड 20 आवर्स अ वीक। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आपने जब अपने बजट को प्लान करना है तो कॉस्ट ऑफ लिविंग को कंसीडर कीजिएगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग कनाडा में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। मैं सिर्फ बड़े मेट्रोपॉलिटन्स की बात नहीं कर रहा, बल्कि छोटे सिटीज़ में भी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इसलिए आप जब 20 आवर्स
पर वीक काम करेंगे, लेट्स से कि आप 20 आवर्स पर वीक पे $15-16 पर आवर, जो कि मिनिमम वेज पे मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स कर रहे हैं। अगर आप लकी हैं तो आप इससे अच्छा भी कर सकते हैं, 18-19 पे भी जा सकते हैं। लेकिन हम बेस केस सिनेरियो की बात करें तो आपने अपने बजट को इस तरह से प्लान करना होगा कि अगर आप 15 आवर्स लेट से आप काम करते हैं, 20 आवर्स अ वीक, $15 पर आवर काम कर रहे हैं और फिर 20 आवर्स पर वीक कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि आप लगभग कोई $300 वीकली बनाएंगे और मंथली लेट से आप $1200 बना लेंगे। उसमें से टैक्स भी कटेगा और आफ्टर टैक्स डिडक्शंस यू विल एंड अप गेटिंग अराउंड $1100 पर मंथ। अब आपने ये देखना है कि $1100 या $1200 पर मंथ में आपने उसमें अपनी फीस भी निकालनी है, आपने कॉस्ट ऑफ लिविंग भी देखना है। अगर तो आप छोटे शहर में आएंगे तो कॉस्ट ऑफ लिविंग डेफिनेटली आपकी कम होगी, लेकिन बड़े शहर में आएंगे तो $1100-1200 में तो शायद आप कॉस्ट ऑफ लिविंग भी आपकी मतलब गुजारा भी ना निकल सके मंथली। तो आपने ये बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है और ये आपने लाजमी कंसिडर करनी है कि जब 20 आवर्स पर वीक करेंगे तो आप ये देखें कि आपने सिर्फ अपना एक्सपेंस नहीं निकालना, आपने उसके साथ यूनिवर्सिटी की फ़ी भी निकालनी है। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में आ रहे हैं, मे बी $15,000, $20,000, $25,000 पर ईयर आपकी फ़ीस होगी, तो आप वो भी देखें। वो $25,000 अगर आपने निकालने हैं फीस के, तो दैट मीन्स कि आपको मंथली 2000 या $1,500, तो आप कॉस्ट ऑफ लिविंग तो आपकी आप कंसीडर करें। उसके ऑन टॉप ऑफ दैट जो आपने फ़ी के लिए सेविंग करनी है वो आप कैसे करेंगे, आपको वो प्लान करना होगा। और इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि अगर आप जीआईसी पे रिलाई कर रहे हैं। जीआईसी के लिए भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं कि कनाडा में पहले आपको जो जीआईसी की अमाउंट थी वो $10,000 थी एसडीएस कैटेगरी स्टडी राउट के लिए, लेकिन अब वो बढ़ा के कनाडा ने 20,000 कर दिया। अगर तो आपको ये लगता है कि आप उस जीआईसी को भी आपने कंज्यूम नहीं करना, तो फिर आपको बड़ा ये चीज़ बड़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी कि आपने बड़ा स्मार्टली इस चीज़ को प्लान करना है। या तो आप बड़ी सेविंग्स के साथ चले, अदरवाइज आप देखें कि ये इक्वेशन किस तरह से आपके लिए वर्कआउट करेगी। लेकिन डेफिनेटली मैं डिस्करेज नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बताना चाह रहा हूँ कि आप इन सारी चीज़ों को एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस है आपके लिए कनाडा में आने के बाद। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हमने बात कर ली कि आपने प्रोग्राम किस तरह से सिलेक्ट करना है, उसकी कंसिडरेशन आप देखिए। आपने सूबे का इंतखाब, उसकी कंसिडरेशन है। उसके साथ आपने अपने कॉस्ट ऑफ लिविंग को कंसिडर करना है। अब द फोर्थ इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ के जब मैं प्रोग्राम की आपको बात पहले की कि प्रोग्राम का एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि आपको बाद में PGWP, जिसको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट कहते हैं, वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि कनाडा पहले अक्रॉस द बोर्ड आप किसी भी प्रोग्राम में आ रहे थे तो कनाडा आपको PGWP देता था, लेकिन कनाडा ने अभी पॉलिसी चेंज कर दी है। अभी सब प्रोग्राम्स को नहीं मिलेगा PGWP, सब इदारे PGWP के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो आपने ये चीज़ लाजमी ज़हन में रखनी है कि ऐसा प्रोग्राम, ऐसा इदारा आपने चूज़ करना है कि जो PGWP के लिए एंटाइटल्ड है, एलिजिबल है। अदरवाइज आप आएंगे, आप अपनी तालीम मुकम्मल करेंगे एंड देन यू हैव टू लीव कनाडा। आप उससे बियॉन्ड कनाडा में नहीं स्टे कर सकेंगे क्योंकि आपको PGWP नहीं मिलेगा। तो दिस इज़ गोइंग टू बी अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जब आप कनाडा में इस स्टडी राउट को ले रहे हैं और आपकी इंटेंशन लॉन्ग टर्म सेटलमेंट है, तो PGWP आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वैसे ही प्रोग्राम्स में आइएगा जो PGWP जिससे आप हासिल कर सकें। तो दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने इन तमाम कंसिडरेशंस पे बात कर ली जो कि स्टडी वीज़ा उन लोगों के लिए जो कि कनाडा में PR और लॉन्ग टर्म सेटलमेंट के मकसद से कनाडा में आ रहे हैं, स्टडी का राउट ले रहे हैं। लेकिन अब मैं इसको समराइज़ करता हूँ और मैं बिल्कुल भी ये नहीं आपको एक ऐसा वर्डिक्ट नहीं देना चाहता कि क्या आपको कनाडा आना चाहिए इस कैटेगरी पे, इस इंटेंशन के साथ, या नहीं आना चाहिए। मेरा मकसद इस वीडियो का ये है कि मैं आपको ये जानकारी दे सकूं, ये अवेयरनेस दे सकूं कि क्या अभी करंट स्टेट क्या है, क्या प्रीवेलिंग सिचुएशन क्या है। ये फैसला यकीनन आपने करना है क्योंकि डिफरेंट लोगों की इसमें काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिविटी है कि उनके सर्कमस्टांसिस कैसे हैं, उनकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, ये सब चीज़ें, उनकी एज कैसी है।
और डेफिनेटली उनकी कमिटमेंट कैसी है, उनकी मोटिवेशन कैसी है, पैशन कैसा है, उनके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है। तो ये चीज़ें बड़ी सब्जेक्टिव हैं, देयर इज़ नो वन साइज दैट फिट्स ऑल। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा कि एक आपको येस और नो करूँ। मेरा मकसद ये है कि आपको ये चीज़ें दिखा सकूँ। तो आप अगर कनाडा आएँ तो एक अपने फाइनेंशियल चीज़ों को, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को लाजमी आप प्लान करें। आप अपना एक प्रोग्राम का बड़ा इंतखाब केयरफुली करें, उसके साथ साथ जगह का इंतखाब आपका केयरफुली होना चाहिए। ये कंसिडरेशंस आपको लाजमन जेन में रखनी है। और फिर इसके बाद फिर इट कैन टेक टाइम कि कनाडा में आपको PGWP मिलने के बाद फिर, क्योंकि इमिग्रेशन इज़ ऑलवेज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। आज इमिग्रेशन की पॉलिसी क्या है, जब आप स्टडी राउट लेके आएंगे और जब आपकी स्टडी स्टार्ट होगी, देन you will be completing that within 2 3 4 years depending upon the duration of your program, and then it will depend upon कि उस टाइम पे इमिग्रेशन के प्रोग्राम्स क्या है, उनकी पॉलिसीज़ क्या है। वो हो सकता है आपके लिए बड़ी ज़्यादा आसानी हो सकता है आपके लिए मुश्किलात हों, लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ें आज की घड़ी में ये चीज़ें आप कंसीडर करके आएंगे तो चांसेस आर कि आपके लिए आसानियाँ होंगी। दोस्तों अभी बात करते हैं दूसरी टाइप की, जो मैंने शुरू में आपको बताई। वो लोग जो कनाडा आना चाहते हैं लेकिन उनका मेन मकसद कनाडा में अच्छी तालीम का हासिल है, वो कनाडा PR को मेनली टारगेट नहीं कर रहे। ऐसे दोस्तों को मैं बताना चाहूँगा कि वो कनाडा का इंतखाब ज़रूर करें, क्योंकि आपको यहाँ पे दो तरह के बेनिफिट मिलेंगे। एक तो अच्छी स्टडीज़ आपको मिलेगी और उसके साथ साथ आपको PR में भी आसानी होगी, क्योंकि अगर आप किसी एक टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, किसी अच्छे प्रोग्राम में आ रहे हैं, आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे आ रहे हैं, तो एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है कि आपको फाइनेंशियली चीज़ें इतनी डिफ़िकल्ट नहीं होगी। क्योंकि अगर आप एक फंडेड प्रोग्राम में आएंगे, आपको एक अच्छा स्टाइपेंड मिलेगा, उसके साथ साथ आपको टीचिंग असिस्टेंटशिप या रिसर्च असिस्टेंटशिप अगर मिल जाएगी तो आप बड़ा इजीली, डिपेंडिंग अपॉन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, ऑन प्रोग्राम टू प्रोग्राम। लेकिन मैं अगर आपको एक रफ सा आइडिया दे दूं तो स्टाइपेंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मास्टर्स और PhD प्रोग्राम्स में इट गोज़ एनीवेयर बिटवीन $1200 to $1600 आफ्टर पेइंग योर फ़ी। मतलब आपको जो मिलेगा स्टाइपेंड वो तो ज़्यादा मिलेगा, लेकिन उसमें से फ़ी पे करने के बाद आप स्टिल यू विल हैव $1200 to $1600, जो कि आपके बेसिक एक्सपेंस के लिए काफ़ी हैं एज अ सिंगल, अगर आप एप्लीकेंट है, आप एक स्टूडेंट है। और ऑन टॉप ऑफ दैट आप जो TA शिप आपको मिलेगी, RA शिप मिलेगी, वो भी 1300-1400। अब वो डिपेंड करता है कि आपको सब टर्म्स में मिलती है या नहीं मिलती, वो एक एडिशनल आपकी सेविंग है। तो ये बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ साथ ऐसे दोस्तों के लिए जो यहाँ पे स्कॉलरशिप्स में आते हैं, अच्छे प्रोग्राम्स में, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में आ रहे हैं, उनको PR में भी दुश्वारी नहीं, उनके लिए ये भी एक बड़ा एडिशनल बेनिफिट मिलेगा उनको, कि जैसे ही वो अपना डिग्री प्रोग्राम ख़त्म करेंगे उसके बाद वो PR के प्रोग्राम्स के लिए उनको काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे और वो आराम से PR के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। हाँ, अगर तो अनलेस आपने कोई बहुत ही टॉप रैंक नंबर 1 नंबर 2 या टॉप 10 स्कूल्स में जाना है दुनिया में, आप ऑक्सफोर्ड में जाना चाहते हैं, हार्वर्ड MIT में जाना है, तो आप ठीक है, आप जाए US का इंतखाब करें, UK का करें। लेकिन अदरवाइज़ अगर मैं बात करूं तो कनाडा में भी बड़ी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका, जो कि वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 100 में आ रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया है, मैगल यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा है, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू है, मिकमास्टर है। ये तमाम ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जो कि अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है। अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप ले में कामयाब होते हैं तो एक तो फाइनेंशियली आपके लिए मसले नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए आपके लिए मसाइल नहीं, इसके साथ साथ PR वाले प्रोसेसेस आपके लिए काफ़ी आसान है। तो ऐसे दोस्तों के लिए तो मैं बड़ा क्लियरली उनको मोटिवेट करूँगा, उनको तो बड़ा आसानी से मैं ये कहने में, मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ ये चीज़ कहने में कि ऐसे दोस्तों को कनाडा का इंतखाब ज़रूर करना चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं ये भी कह सकता हूँ कॉन्फिडेंटली कि कनाडा उनके लिए एक बहुत अच्छी चॉइस है, इवन इन कंपैरिजन टू US और UK। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की मैं बात नहीं करता, दे आर ऑल्सो वेरी गुड, क्योंकि वो भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ है और वहाँ पे भी आप फिर मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि आप, लेकिन मैंने जो कि सुना है इनडायरेक्टली वहाँ पे भी आप अच्छे प्रोग्राम, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में फुली फंडेड में जाते हैं तो आपके लिए प्रेटी मच चीज़ें सेम हैं। सो फ्रेंड्स, मैं अभी इस वीडियो को यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ और इस वीडियो में मैंने दोनों तरह की स्टडी के राउट्स पे डिस्कशन की, मैंने आपको प्रॉस्पेक्ट्स बताए और दोनों तरह की कंसिडरेशंस आपको बता दी हैं। और जो दोस्त
जो कि सेकंड कैटेगरी में फॉल करते हैं, जो कि स्कॉलरशिप्स वाले राउट से आते हैं। एक वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ इस चैनल पे, हाउ टू गेट फुली फंडेड पीएचडी इन कनाडा, वो उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। और जो पहली टाइप वाले दोस्त हैं उनके लिए मैंने काफ़ी डिटेल्ड इस वीडियो में कंसिडरेशंस डिस्कस कर दी। तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन तमाम चीज़ों को कंसिडर कीजिएगा। और आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।